नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीडीसीसी की ऑनलाइन क्लासेज में। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा ज्वालामुखी से संबंधित। हम लेके आए हैं ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज। इसमें होता क्या है, ज्वालामुखी में जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, पृथ्वी के जो अंदर मैग्मा है वो भूपटल पर आकर जम जाए तो इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। जब मैग्मा बनने से लेकर और ये भी अंदर इस नली से बाहर होकर जमने तक का प्रोसेस इसे कहेंगे हम ज्वालामुखीता। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? जो सेफ्टी वॉल्व है वो कौन सी है? तो इसमें होता क्या है, जो पृथ्वी के अंदर है प्रेशर के कारण एक नली के द्वारा जो मैग्मा है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसमें ज्वालामुखी में ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा है जो प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाएगा। तो यहाँ पर ज्वालामुखी कहा जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर बहुत सारी गैसें थी वो बाहर की तरफ आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह हमें देखना है जी कौन सा कथन है वो सही है। पहला कथन है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिंगली, चट्टाने तथा अन्य पदार्थ बाहर आ जाते हैं। इसमें बताया है कि जो इसके अंदर जो चट्टान है या फिर शैलखंड है, इसके अलावा जो गैसें है वो भूगर्भ से निकल जाती है। तो ये कथन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल की आकार पहाड़ी या फिर पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। इसमें हमें देखते हैं कि जो नली है जब ये मैग्मा बाहर आकर जमता है तो ये लावा का रूप ले लेता है और इसके जो ये है यहाँ पर चाहे तो क्रेटर का रूप या फिर पहाड़ों की आकृति बन जाती है। तो ये कथन भी हमारा सही रहेगा। अगला है, ज्वालामुखी जागृत, एक्टिव, डोरमेंट या फिर डेथ या फिर एक्सटिंक्ट, तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये कथन भी सही है। उपरोक्त सभी, यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? जो इनके उद्भव के आधार पर ये तीन भागों में बांटे जाते हैं, इसमें बताना है कौन सा इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है, ये रहेगा एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट और ये रहेगा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ये जो तीन है ये इस श्रेणी में आते हैं। जो यौगिक ज्वालामुखी है ये कोई इसका प्रकार नहीं होता है। इसमें क्या है, इनके जो उद्गार है इनके अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। इसमें हमें देखना है, इसमें लगातार जो है जो गैस वगैरह है या फिर धुआं है ये निकलता रहता है। और जो प्रसुप्त है इसमें हो सकता है लंबे समय से कोई जो है उद्गार न हुआ हो, लेकिन संभावना है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर निकल जाए। और जो मृत ज्वालामुखी है, जो हमारे ज्योग्राफर है, इन्होंने इसको एक ऐसी श्रेणी में डाल दिया कि इनसे भविष्य में कोई उद्गार नहीं होगा। इसमें अलग अलग ज्वालामुखी हमें पढ़ने हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? इसे पूछा है, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिनसे बार बार आग की लपटे या फिर मैग्मा या फिर लावा निकलता रहता है? तो यहाँ पर रहेगा हमारा एक्टिव या फिर जागृत ज्वालामुखी। ये ऐसा ज्वालामुखी होता है जहां से जो ये लावा है निकलता रहता है और यहाँ पर जो पहाड़ों का आकार है ये बनता रहता है, या फिर कोल्डेरा या फिर कीप आकार की घाटियां यहाँ पर बनती रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुए हैं? इसमें यह पूछा है कि
ऐसा कौन सा ज्वालामुखी होता है जिसमें जो ज्वालामुखी है ये मैग्मा है, यहां से कोई पदार्थ या चट्टान अब तक नहीं निकला है। ऐसे वे होंगे जिसमें कोई जो मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आएंगे, तो यहाँ पर रहेगा मृत ज्वालामुखी, लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के तल के ऊपर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। इसमें पूछा है कि जो ये भूपटल मान लिया जाए तो इसके नीचे जो मैग्मा चैम्बर है, यहां से मैग्मा ऊपर की ओर दबाव लगा रहा है। तो इसमें पूछा है इसको जब ऊपर आता है तो इसको क्या कहेंगे। तो यहां पर देखना है जो मैग्मा है वो इसमें पूछा गया है, और जब ये मैग्मा ऊपर आ जाता है पृथ्वी के ऊपर तो इसे लावा का नाम दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है। जब दोस्तों ज्वालामुखी बाहर आता है तो इसमें अनेक पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं वो जलवाष्प और इसके साथ साथ अन्य गैसें निकलती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें देखना है जो ऑक्सीजन गैस है वो इसमें नहीं निकलती है। यहां से दो ऑप्शन तो हमारे कट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे ठीक रहेंगे। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा और धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। इसमें पूछा है कि जब ज्वालामुखी बाहर आता है तो इसमें वो पूछा है जो पदार्थ यहाँ पर निकलता है तो उसको क्या कहेंगे। इसमें हमें देखना है कि जो ज्वालामुखी बाहर आता है तो लेपिली बाहर आता है। लेपिली होता क्या है, इसमें धुएं के कण तथा सेल खंड, चट्टानों के टुकड़े, इनको कहेंगे हम लेपिली। जब इनसे भी महीन कण हो जाएंगे उसे कहेंगे हम स्कोरिया। और जब लास्ट में जब यह स्कोरिया से भी पिसा हुआ आकार एक रेत के टाइप का आएगा तो उसे कहेंगे हम टफ। इसमें देखना है जो छोटे छोटे कण हैं और इसको कहेंगे हम लेपिली, और इसके बाद इससे भी छोटे कण इतने साइज के मान लिए जाए तो इसको कहेंगे हम स्कोरिया। और जब ये एक पिसे हुए आकार के या फिर किसी चूने टाइप में ले लो तो इसे कहेंगे टफ, या फिर इसको एक अन्य नाम दे दिया जाता है राख का। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा लेपिली। अगला क्वेश्चन है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें दोस्तों हमसे पूछा गया है कि क्रेटर और काल्डेरा ये किससे संबंधित है। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी ज्वालामुखी बाहर आता है तो इससे अलग अलग स्थानों पर अनेक प्रकार की आकृतियां बनती है। तो इसमें पूछा है कि क्रेटर और काल्डेरा किससे संबंधित है, तो यह रहेगी हमारी ज्वालामुखी क्रिया से। इसमें होता क्या है, जहां से ज्वालामुखी बाहर निकलता है इसको कहेंगे हम एक कटोरे की शेप जैसी आकृति, उसको कहेंगे हम क्रेटर। और इससे भी जब क्रेटर का बड़ा रूप हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे काल्डेरा। क्रेटर छोटा रूप और उससे बड़ा रूप काल्डेरा, यह एक कटोरे की आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। जब ज्वालामुखी बाहर आता है तो इसमें अनेक प्रकार की जो स्थलाकृति है वो बनती है। तो इसमें पूछा है कौन सी आकृति है जो इसमें नहीं बनती है। तो यहां पर हमारी जो फियोर्ड आकृति है वो इससे संबंधित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो यहाँ पर रहेगा जो विसर्प है ये नदियों के द्वारा बना होता है। जब ज्वालामुखी से चट्टान या फिर कोई ये कण पृथ्वी पर आकर जमते हैं तो इनसे लावा पठार और फिर लावा मैदान यह भी होता क्या है दोस्तों, जब जो पृथ्वी का मैग्मा है कहीं पृथ्वी के धरातल पर न पहुंचकर धरातल भूप इसके पृथ्वी के नीचे ही जम जाए तो इसे हम शिल या फिर डाइक कहेंगे। ये इनकी आकृति पर निर्भर करता है, वो आकृति किस प्रकार की है। ज्योग्राफर ने इनके अनेक नाम दिए हैं। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ये कुछ नहीं है। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। इसमें दोस्तों हमने बताया था ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति होता क्या है, जब ये मैग्मा बाहर आता है तो कहीं पर नली में दरार होने के कारण ये इसकी आंतरिक स्थानों पर ही जमने लग जाता है। तो यहाँ पर इसके से जो है शिल डाइक ऐसी आकृति बनती है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो बताना है उस महाद्वीप में जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। अगला है अग्निवलय, सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? इसमें दोस्तों हमें बताना है कि जो सर्कल ऑफ फायर है वो क्या है और किसे कहा जाता है। अगर हम मान ले यहां पर ये साउथ अमेरिका और यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका और इससे इधर होकर यहां पर एक ये ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित एक रिंग बनती है। यहाँ पर ये जापान के देश, फिलीपींस, ये देश आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये एशिया और दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये छल्ले बने होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप संबंधी क्रियाएं होती है। तो ये रहेगा हमारा प्रशांत परिमेखला के अंतर्गत ये आते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है जब हम मैप पर देखते हैं तो इसमें यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका दिखाया जाता है और यहाँ पर रशिया वगैरह ये देश आते हैं। तो हमें देखना है कि जो पृथ्वी है वो एक गोल आकृति में है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसी प्रकार ये एक रिंग बनती है जिसे हम फायर ऑफ सर्कल के नाम से पुकारते हैं, जो कि प्रशांत परिमेखला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है लैकोलिथ संबंधित है, यह रहेगा हमारा ज्वालामुखी से। इसमें वही बात, जब ये जो मैग्मा है वो धरातल के अंदर ही जम जाए तो इससे अनेक प्रकार की आकृति बनती है, जैसे लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ या फिर शिल या फिर डाइक। ये सारी आकृति सारी ज्वालामुखी से ही संबंधित रहेगी। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये रहेंगे हमारे प्रशांत महासागर के आसपास है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 400 से 600 ज्वालामुखी है वो एक्टिव है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाली घटनाएं कहां पर घटित होती है? इसमें रहेगा विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। इसमें पूछा है कि अगर हम देख ले अगर ये दो चट्टान है और यहाँ पर एक चट्टान ऊपर की ओर एक तरफ
नीचे की तरफ ये जब ऐसे मूव करती है तो यहाँ पर जो मैग्मा है वो बाहर आने लगता है। इसको कहेंगे हम प्लेट संरक्षी किनारे या फिर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं होती रहती है। जापान भी इसी तरह के आकृति पर मिलता है या फिर इसी संरचना पर जो ये जापान है मिलता है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह रहेगा हमारा नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। जो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशांत सागर के चारों तरफ एक ज्वालामुखी की पेटी पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? हमने बताया था कि जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित इस तरह की एक आकृति मिलती है। यहाँ पर अनेक ज्वालामुखी और भूकंप वाले प्रदेश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ज्योग्राफर ने इनका नाम दे दिया रिंग ऑफ फायर सर्कल, अग्नि वाला क्षेत्र इनको कहेंगे या फिर अग्नि श्रृंखला के नाम से कहा जाएगा। स्वल्प तारा क्या होता है? जब यहाँ पर मैग्मा से संबंधित जब धुआं निकलता है तो इन्हें हम स्वल्प तारा के नाम से पुकारते हैं। न्यू ऑर्डिटे, ये न्यू ऑर्डिटे रहेगा जब हम देखते हैं कि जब पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें होता क्या है? जो मैग्मा है वो गाढ़े रूप में होता है, गाढ़े रूप में होता है और जब ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है, जब ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है तो इससे अनेक सेल खंड तथा इसमें जो है धुआं बाहर निकलता है। जो सेल खंड और धुआं है अगर ये मिला दिया जाए तो उसे हम न्यू ऑर्डिटे के नाम से पुकारते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो कहां पर पाए जाते हैं? इसमें वही पूछा है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यहाँ पर ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित नहीं है या फिर उनसे इसका निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पर रहेगा हमारा माउंट ब्लैक पर्वत। जो माउंट ब्लैक पर्वत है ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन से मतलब रहेगा कि नीचे धसा हुआ पर्वत। यहाँ पर हम देखें तो जैसे एक प्लेट ये और एक प्लेट ये और एक प्लेट ये मान लिए जाए तो इसमें अब होगा क्या? जो ये प्लेट है अपसरण के कारण, एक दूसरे से दूर होने के कारण जो ये एक प्लेट है यहाँ पर हो जाए और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाए, इसको कहेंगे हम ब्लॉक माउंटेन। जो ब्लॉक माउंटेन है ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। जो माउंट एटना है, फ्यूजियामा है और किलिमंजारो है, ये सारे ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहां पर स्थित है? यह रहेगा हमारा इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है स्ट्रोम्बली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जो स्ट्रोम्बली है वो एक एक्टिव या फिर जागृत टाइप का ज्वालामुखी है। जो स्ट्रोम्बली है इसे एक अन्य नाम से पुकारते हैं भू मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ मानते हैं और जो कि इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अगर हम बात करें यहाँ पर महाद्वीप पूछे तो ये रहेगा अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये आता है। लेकिन यहाँ पर इसमें पूछा है कि किस देश में है तो ये रहेगा तंजानिया में
ऐसा चित्र है, मतलब किलिमंजारो है। फिलहाल में अगर देखें इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो केसर विल्हेम स्पिट्ज, केसर विल्हेम स्पिट्ज इसका पुराना नाम है, जो कि तंजानिया में रहेगा और महाद्वीप पूछे तो अफ्रीका में रहेगा। और यह एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। अगर जिसकी ऊंचाई पूछे तो 5895 मीटर रहेगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? यह रहेगा हमारा सिसिली का स्ट्रोम्बली, ये पड़ता है इटली में। अगला है फोसा मैग्ना एक उदाहरण है, यह रहेगा हमारा ज्वालामुखी से संबंधित। माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट एरेबस ज्वालामुखी, इसमें पूछा है कि जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी, यह रहेगा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप में। और जो ये माउंट एरेबस है, ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। लेकिन बात करें हम नॉर्थ और साउथ में, जब हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट एरेबस ही माना जाता है। अगर हम नॉर्थ और साउथ को मिला लिया जाए तो दूसरे नंबर का और पूछ लिया जाए कि दक्षिण में सबसे बड़ा, तो ये रहेगा हमारा माउंट एरेबस। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह रहेगा हमारा इटली के लिपारी द्वीप पर जो है माउंट एटना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? यह रहेगा हमारा, यहां पर जो ऑप्शन है वो गलत है, वोस्टोक पर्वत, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है। इसके अलावा जो सारे है, फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, एंडीज है। अगर जो मुख्य रूप से है ये रहेगा हमारा साउथ अमेरिका में। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, इसकी अगर रेंज देखी जाए तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका से होते हुए ये नीचे की तरफ और जाके अंटार्कटिका महाद्वीप में जाकर चला जाता है। लेकिन ऐसा रहेगा, ये हमारा जो मोस्टली है इसको बोलते हैं हम साउथ अमेरिका में, और जो विश्वकोशीय है ये रहेगा हमारा इटली में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोना लोआ एक उदाहरण है। जो मोना लोआ है एक एक्टिव वोल्केनो है। अगला क्वेश्चन है, कराकाताऊ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? जो कराकाताऊ द्वीप है ये रहेगा हमारा इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा जो कथन है ए या फिर ए है जो बी से मिलाया गया है, या फिर ये जो दिए गए हैं कौन सा जो सही है जो जुड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखना है जो एटना है वो इटली में ही है, माउंट एटना इटली में। फ्यूजियामा है इसे जापान में स्थित है। जो माउंट पोपो है ये म्यांमार में ही स्थित है। तो जो क्राकोताऊ है ये रहेगा हमारा इंडोनेशिया ये रहेगा हमारा इंडोनेशिया द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह रहेगा हमारा पेरू में। अगला क्वेश्चन है, पायरोक्लास्ट ज्वालाखंडाश्मी क्या होता है? तप्त शैल के टुकड़े और लावा देखते हैं। अगला है, लावा स्तर, निराविशी गैस, भाप, विस्फोटक। यह रहेगा हमारा जो पायरोक्लास्ट है। जब जो मैग्मा ऊपर आता है तो इसमें अनेक
धुएं के कण और छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं सेल खंड, इसके साथ साथ अनेक पदार्थ बाहर आते हैं। तो ये रहेगा हमारा तप्त सेल के टुकड़े और लावा, इसको कहते हैं हम पायरोक्लास्ट। अगर पूछ लिया जाए तो इसके साथ साथ स्कोरिया, टप और जो जलवाष्प है इससे बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेटर ज्वालामुखी मुख्यतः आकृति के होते हैं। जो क्रेटर ज्वाला होते हैं ये होंगे हमारे कीप आकृति के। जलवाष्प के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है। तो पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी से, तो इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो जलवाष्प की रहती है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 65% मात्रा इन्हीं की रहती है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो 60 से 70% इसकी मात्रा इसी में आती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। यह रहेगा हमारा जो फिलीपींस द्वीप समूह है, यहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां स्थित है? यह रहेगा हमारे इटली के लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह रहेगा हमारा अंटार्कटिका में। अगर बात करें हम सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो साउथ में पूछा जाए तो जो अंटार्कटिका का माउंट एरेबस है सबसे ज्यादा रहेगा। और इससे जो दोनों महाद्वीप, जो दोनों गोलार्धों का पूछे, जो किलायु है सबसे ज्यादा बड़ा जागृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है, एक तो होता है एक्टिव, एक डोरमेंट और एक रहेगा एक्सटिंक्ट। जागृत, प्रसुप्त और शांत या फिर मृत ज्वालामुखी इसे हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, लगातार विस्फोट होते रहते हैं और इसमें क्या है, लास्ट समय से कोई उद्गार नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आगे है निकट ही भविष्य में उद्गार हो। और इसमें क्या है, ये जो ज्योग्राफर के द्वारा या फिर जो ज्योग्राफर होते हैं उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया हो। तो इसमें पूछा है कौन सा प्रसुप्त है? मोना लोआ है, ये भी रहेगा हमारा एक्टिव, ये भी एक्टिव और ये भी एक्टिव। तो यहाँ पर जो क्राकोटाउ है जो इंडोनेशिया का है, ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें विस्फोट ना हो, भविष्य में इसमें विस्फोट होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? ऐसा ज्वालामुखी जहां पर ज्वालामुखी नहीं है, इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें भविष्य में कोई उद्गार की संभावना नहीं है। तो यहां पर रहेगा जो चिम्बराजो है, जो मोना लोआ है, ये है हमारा एक्टिव और जो बाकी के सारे हैं ये रहेंगे हमारे मृत ज्वालामुखी। अगर बात करें हम चिम्बराजो की, तो इक्वाडोर में, साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है इक्वाडोर, ये वहां पड़ता है। और को सुल्तान ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान में। और जो दामबंद पड़ता है ये हमारा रहता है ईरान में। ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि ये कहाँ पड़ते हैं, ये भी एशिया में रहेगा और ये भी एशिया में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 10,000 द्वारों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। इसमें पूछा है कि 10,000 द्वारों की घाटी, इसमें क्या होता है, जो हवाई द्वीप है यहाँ पर क्या होता है, दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो ज्वालामुखी है जो ऊपर आते हैं तो इनसे धुएं निकलते रहते हैं, जिसे हम इनको एक अन्य नाम दिया गया है 10,000 द्वारों की घाटी, वैली ऑफ स्मोक्स या फिर थाउजेंड्स स्मोक्स ऑफ वैली।
तो ये रहेगा हमारा अलास्का का। अगर ऑप्शन में हवाई द्वीप हो तो हवाई द्वीप भी हमारा आंसर में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों की सही आरोही क्रम है। जब हम देखते हैं ज्वालामुखी को बांटने की, तो एक तो होता है इनके उद्गार की अवधि के आधार पर। अगर हम बात करें उद्गार की अवधि के आधार पर तो ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि इनके जो इरप्ट यानी फिर उद्गार के आधार पर, सॉरी, अगर बात करें हम इनके उद्गार के आधार पर, तो इसमें क्या होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें रहेगा हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बलियन, वल्केनियन या फिर पीलियन तुल्य। ये जो 4 प्रकार है ये ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर है। उद्गार के आधार पर इनसे संबंधित रहेंगे कि जो यहाँ पर जो लावा निकलता है वो थोड़ा और पतली मात्रा में, और इसके बाद जो स्ट्रोम्बलियन है यहाँ पर जो लावा है वो थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है जब यहाँ पर जो लावा निकलता है हो सकता है यहाँ पर ये रुक जाए, तो यहाँ पर क्या है, जब ये लावा बाहर आएगा तो यहाँ पर विस्फोट या फिर धुआं ये निकलते रहते हैं। इसके बाद जब यहाँ देखते हैं तो लावा है थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है, और यहाँ पर जो पिलियन तुल्य है इसमें सबसे ज्यादा गाढ़ा लावा पाया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं जब यहाँ पर विस्फोट होंगे तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी होते समय यहाँ पर जो आग की लपटें हैं वो यहाँ पर निकलती है। ऐसा है कि जो चिली में विलारिका है, वहां पर जो ज्वालामुखी है वहां से दिन रात आग की लपटें निकलती रहती है। तो इस जो विलारिका ज्वालामुखी है इसको शैतान का घर के नाम से पुकारे जाते हैं। कौन सा है वो विलारिका ज्वालामुखी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से हमें कौन सा सेटिस्फाई करता है। ये रहेगा हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बलियन, पिलियन तुल्य। ये हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। हमें देखना है हवाई, स्ट्रोम्बलियन, वल्केनियन, पिलियन। अगर ट्रिक की बात करें तो HSVP यहाँ पर ये ट्रिक बन गई। अगर चाहो तो यूज कर लो या फिर वैसे याद कर लो। हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बलियन, वल्केनियन और पिलियन तुल्य, यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होते हैं। वही आ गया जो पिलियन तुल्य है, यहाँ पर जो सर्वाधिक विस्फोट है यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेले हेयर का संबंध किस ज्वालामुखी से है। यहाँ पर रहेगा हमारा, यहाँ पर इसका संबंध पेले हेयर से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं पिलियन ज्वालामुखी की, तो यहाँ पर जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, यहाँ पर जो लावा है वो गाढ़ी मात्रा में निकलता है, तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी को हम पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के नाम से पुकारते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल को क्या कहा जाता है। इसमें पूछा है कि जब एक तो चट्टान ऊपर की तरफ पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन ऐसा क्या है, मैग्मा जब मैग्मा इस नली में अगर कहीं पर स्थान मिल जाए मैग्मा को, तो ये अंदर की तरफ ही जमने लग जाती है। तो यहाँ पर पूछा है कि द्रवीभूत सेल जो अंदर ही है, तो उस सेल को क्या कहे गए,
तो ये होगा हमारा लैकोलिथ। जो अंदर की तरफ संरचनाएं बनती है इसमें लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक जैसी संरचनाएं बनती है। ऑप्शन के हिसाब से जो फैकोलिथ है वो हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या फिर घेरा किस महासागर से संबंधित है। इसमें देखना है हमें जो प्रशांत महासागर है इसमें रिंग ऑफ फायर पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है किससे है, भूकंप से या ज्वालामुखी से, तो ऑप्शन में ज्वालामुखी और भूकंप दोनों है इससे संबंधित पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लगातार विस्फोट होता रहता है उसे हम एक्टिव या फिर जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो हवाई में जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है जो एक्टिव प्रकार के पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ऐसा ज्वालामुखी जो संसार में सर्वाधिक सक्रिय है। ऐसा कारण इसका इसलिए है क्योंकि इनसे जो आग की लपटें है वो बार बार निकलती रहती है, किसी भी समय ये बंद नहीं होते। जो किलायु ज्वालामुखी है ये सबसे सक्रिय माना जाता है और जो किलायु ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। जब बात करें हम फ्यूजियामा की तो जापान में, कोटापेक्सी है ये रहेगा हमारा इक्वाडोर में, और विषुवतीय है ये रहेगा हमारा इटली में। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी के कप के आकार को मुख्यतः क्या कहते हैं। जो कप का आकार है इसे कहेंगे हम क्रेटर। अगला क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।